दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेन। तो आखिरकार तुर्की ने इजराइल के ऊपर बैन लगा ही दिया और अपने साजो सामान को इजराइल भेजने पर बिल्कुल पूरी तरह से रोक लगा दिया और कह दिया है कि जब तक गाजा के भीतर मदद नहीं पहुंचती और जब तक गाजा के भीतर पूरी तरीके से सीज फायर नहीं होता, जंग पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल को हम अपना एक भी सामान नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ ही तुर्की की एक बहुत बड़ी मक्कारी भी सामने आ गई है, क्योंकि तुर्की अब तक तो इनकार करता रहा था कि हम इजराइल को कोई सामान नहीं भेज रहे हैं, बैन लगा चुके हैं, लेकिन अब उसकी चालाकी धाराशायी हो गई है। हमने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि क्रडल नाम की वेबसाइट ने खुलासा किया था बाकायदा पूरे रिपोर्ट्स के साथ कि किस तरीके से इजराइल हथियार, गोला बारूद, यहां तक कि स्टील और पूरा साजो सामान सब कुछ इजराइल को अभी भी दे रहा है, जबकि गाजा की जंग शुरू हुए 6 महीने का वक्त भी हो गया था। लेकिन तुर्की बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा था कि नहीं, ऐसा तमाम आरोप और ऐसे तमाम खबरें बिल्कुल मनगढ़ंत है और झूठी हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है, क्योंकि इजराइल के खिलाफ तुर्की ने खुल करके बैन लगाया है और लिख करके बताया है कि हम इजराइल को ये 54 प्रोडक्ट देने से इनकार कर रहे हैं, अब इसको नहीं देंगे, बैन लगा रहे हैं जब तक कि गाजा में सीजफायर लागू नहीं हो जाता, जब तक कि गाजा के भीतर इंसानी मदद पहुंच नहीं जाती, तब तक ये बैन लागू रहेगा। और इसके साथ ही एक नया अध्याय शुरू हो गया है तुर्की और इजराइल के रिश्ते का। इससे पहले 7 अक्टूबर का जब जंग शुरू हुआ था, इसके बाद से ही तुर्की ने अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया था। इसके साथ ही कई ऐसी घटनाएं भी देखने को मिली जब तुर्की के भीतर मोसाद के कथित जासूसों की गिरफ्तारी का मामला भी सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि हमने इजराइल के जासूसों को गिरफ्तार किया है। आइए जरा उन साजो सामान की लिस्ट भी देख लेते हैं। आप अपने स्क्रीन पर ये पूरी लिस्ट देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल पर तुर्की की तरफ से बाकायदा डाला गया है और इसमें बताया गया कि कौन कौन से 54 प्रोडक्ट हैं। इसमें आप ए से लेकर के और डब्ल्यू तक की तमाम चीजों को आप देख सकते हैं, जिसमें सब कुछ है। एयरक्राफ्ट गैसोलीन ऑयल से लेकर जेट फ्यूल ऑयल तक, यानी जो हवाई जहाज में जो डाले जाने वाला तेल होता है वो भी तुर्की दे रहा था। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक करने के लिए जहाजों का इस्तेमाल किया जा रहा था, फाइटर जेट का, और उसका तेल आ रहा था तुर्की से। यानी चचा एर्दोगान खलीफा बनने से तो रह गए, इंसान कहलाने के भी लायक नहीं बचे। लेकिन अब क्या कहा जा सकता है, सियासत जो ना करवा दे। और इसमें देखिए एल्यूमिनियम के वायर भी हैं, यहां तक कि आयरन स्टील के मेटल्स भी हैं, ईंट भी हैं। लिस्ट अगर देखी जाए तो इसमें सीमेंट भी हैं, सीमेंट से जुड़े हुए प्रोडक्ट भी हैं, और इसमें केमिकल्स भी हैं, फर्टिलाइजर्स भी हैं, यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक केबल भी हैं, इलेक्ट्रिक पैनल भी हैं, इंजन ऑयल भी है। मतलब तेल कितने तरह का ये बेच रहा है, इजराइल को भेज रहा था, वो भी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें पेंट्स भी है, पेंट भी रंगने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो भी है, स्टील के तार, स्टील के टावर, स्टील के रॉड, टाइल्स, विंडो, वायर ड्राइंग मशीन, ये तमाम वो नाम हैं जो इजराइल को अब तक तुर्की भेज रहा था, इनसे कारोबार कर रहा था। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अब तक 10 दिन पहले जो रिपोर्ट आ रही थी जिसमें दावा किया जा रहा था कि तुर्की ने गाजा में जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक बाकायदा कारोबारी रिश्ते जारी रखे हैं और उसके रिश्तों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बात बिल्कुल सच साबित हुई। क्योंकि तुर्की लगातार इनकार कर रहा था कि नहीं, ये तमाम अफवाहें हैं, हम इनको नहीं मानते। लेकिन अब तुर्की ने खुद ही कह दिया है कि हम बैन लगा रहे हैं, इसका मतलब तुम पहले से दे रहे थे। तुर्की पहले से इजराइल को दे रहा था और अब जाकर के बैन लगा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी सच्चाई है और 2 बहुत बड़ी वजह है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब देखिए कि इसके बदले में जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने क्या कहा है। एक तरफ तुर्की ने इजराइल के ऊपर पाबंदी लगा दी कि हम अपने 54 सामान तुमको नहीं बेचेंगे, नहीं भेजेंगे, कारोबारी रिश्ते तुमसे खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने कहा है कि वो भी तुर्की को साजो सामान नहीं भेजेगा। यानी जाहिर सी बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। यानी तुर्की अगर सामान भेजता था तो ये भी अपने यहां से तुर्की के जरूरत वाले, डिमांड वाली सामानों को भेजा करते थे। अब वो भी भेजने से इनकार कर रहा है, कह रहा हम भी बैन लगा देंगे तुर्की पर, और अपने सहयोगी अमेरिका से भी कहेंगे कि इनके ऊपर सैंक्शन लगाया जाए। यानी तुर्की के ऊपर बैन लगाने के लिए वो अमेरिका से कहेगा। और मेरा दावा है कि वो सिर्फ जबान हिलाएगा, उससे पहले ही तुर्की के ऊपर बैन लग जाएगा। और देख भी लीजिएगा, क्योंकि
इसराइल का मतलब अमेरिका है और अमेरिका का मतलब ही इसराइल है। इसराइल कोई देश नहीं है। पॉलिटिकली तरीके से उसे देश लोग कहते हैं, लेकिन वो देश नहीं है। वो तो एयरबेस है अमेरिका का, पश्चिमी देशों का एयरबेस है, जहां अपने सैन्य अड्डे खड़े करने के लिए, अपने सैन्य साजो सामान उतारने के लिए, अपने मतलब को साधने के लिए इसराइल बनाया गया। और दुनिया सोचती है कि फलस्तीन के सीने पर एक देश बना दिया गया। इसराइल ने और क्या क्या कहा है? इसराइल ने कहा है कि तुर्की हमास जो कातिल हैं, उन कातिलों की मदद करने के लिए अपने देश के आर्थिक हितों पर जो है वो कुठाघात कर रहे हैं, यानी अपने देश के आर्थिक फाइनेंशियल कंडीशन को खराब कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, बिजनेस को चौपट कर रहे हैं। किस लिए? कि वो हमास की मदद कर रहे हैं। वो हमास जिनको तुर्की, वो हमास जिसको इसराइल कह रहा है कि हमास वाले कातिल हैं, और उन कातिलों का मदद करने के लिए तुर्की आगे आया है और हम पर बैन लगा रहा है, और ऐसा करके वो खुद अपना नुकसान कर रहा है। ये बात इसराइल कह रहा है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो इसमें दो बहुत बड़ी मजबूरी है जो एर्दोगान के लिए सामने आया है। रजब तैयब एर्दोगान एक ऐसा नाम है जो खुद को मुसलमानों का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का खलीफतुल इस्लाम बनाने पर तुले हुए थे। 2 टीवी सीरियल इन्होंने स्टार्ट करवाए, और एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के नाम से इन्होंने प्रोग्राम शुरू करवाए। इसके बाद इंटरनेट पर आज भी देखा जाता है अब्दुल हमीद सानी, और पाए तख्त के नाम से ये प्रोग्राम मशहूर है। और इन्हीं प्रोग्राम के जरिए तुर्की ये दिखाता है कि उसकी बादशाहत कितनी अजीम व शान थी, और कैसे साजिश करके उनके तख्त को, ताज को छीन लिया गया, तुर्की के बखिया लगा दिए गए, उनके बखरे लगा दिए गए, और तुर्की बिल्कुल टूट कर छोटे से हिस्से में सिकुड़ कर रखे रह गया है। और वो कैसे मुसलमानों की चिंता करता है, फिक्र करता है। लेकिन ये कितना फिक्र करते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अपोजिशन लगातार इनका कह रहा था कि आप गाजा की हिमायत करते हो, आप फलस्तीन की बात करते हो, लेकिन आप पीठ पीछे दूसरे हाथ से इजराइल का साथ भी दे रहे हो, इजराइल के साथ आप कारोबारी रिश्ते भी बनाए हुए हो। और इसका नतीजा ये निकलता है कि तुर्की की आवाम गाजा की हिमायत में एर्दोगान को इतना बड़ा झटका देती है कि इस्तांबुल और अंकारा समेत कई शहरों के मेयर का चुनाव एर्दोगान साहब बुरी तरीके से हार जाते हैं। और इस कदर हारते हैं कि कई बड़े शहरों के मेयर की सीट जो है वो अपोजिशन पार्टी के हाथ में चली जाती है। वो अपोजिशन पार्टी जो खुल्लम खुल्ला गाजा का सपोर्ट कर रही थी और इसराइल के साथ रिश्ते कायम करने रहने की वजह से वो रजब तैयब एर्दोगान पर निशाना साध रही थी। और इस हार के बाद ही रजब तैयब एर्दोगान होश में आए हैं, और उसके बाद तुर्की ने इसराइल के ऊपर पाबंदी लगाई। इससे पहले ये कोशिश कर चुके हैं। हाल ही में खबर आई थी कि ये एयर ड्रॉप करना चाहते हैं गाजा में, मतलब गाजा के हवाई क्षेत्र में जाकर के, ऊपर जाकर के गाजा से कार्गो प्लेन के जरिए वो बहुत आसानी से गाजा के लोगों की मदद कर सकते थे। लेकिन इसराइल ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया और कह दिया कि हम इसकी इजाज़त नहीं देते। इसके बाद ही रजब तैयब एर्दोगान को एक बहाना मिला और इसी बहाने से वो इसराइल के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हार गए हैं तुर्की के भीतर, और उनकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ख़ास तौर से इस्तांबुल जैसे उस शहर को भी एर्दोगान को अपने हाथों से गंवाना पड़ा, जिस शहर पर एक छत्र राज उन्हीं का हुआ करता था। यहाँ तक कि उस इस्तांबुल से ही निचले पायदान से उठ करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे पदों पर अभी बैठने का मौका मिला एर्दोगान को। एर्दोगान बीते साल ही चुन करके दोबारा तीसरी बार सत्ता में आए थे। लेकिन अगर यही कांड अगर पहले उन्होंने कर दिया होता तो हमारा दावा है कि अपोजिशन इलेक्शन जीत जाता, लेकिन एर्दोगान राष्ट्रपति की कुर्सी नहीं बचा पाते। इसके साथ ही एक और मामला है जिसकी तरफ पूरी दुनिया को ध्यान देना चाहिए। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के हवाले से भी ये कहा गया है कि ईरान सीरिया में मौजूद जो उसका कौंसलेट दफ्तर था उसके ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए वो ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। और वो हमला करेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी भी वो हमला करेगा। और इसी हमले से पहले ही तुर्की ने बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि अगर ईरान हमला करता तो दुनिया की नज़र में, पूरी दुनिया की नज़र में ईरान का कद ऊंचा हो जाता और तुर्की एक बहुत बड़े
बड़बोल के तौर पर ही सिर्फ नाम और पहचान रह जाता और उनकी खिलाफत धरी की धरी रह जाती और ईरान की इमामत पूरी दुनिया में छा जाती। हालांकि अगर देखा जाए साफ तौर से तो शुरू से ही ईरान का नजरिया रहा है कि वो फलस्तीन की हिमायत करता है, करता रहेगा। दुनिया के बाकी देश फलस्तीन और इजराइल को अलग अलग देश के तौर पर मान्यता देने की बात कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं और बहुत से देश तैयार भी हो गए हैं, जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं और उनमें तुर्की भी एक देश है जिसने फलस्तीन को देश के तौर पर तस्लीम करने की डिमांड की है कि फलस्तीन को भी एक देश बनाया जाए। लेकिन ईरान ही पूरी दुनिया में एक वाहिद ऐसा देश है जो इजराइल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, उसे कब्जाधारी बोलता है और कहता है कि जहां इजराइल मौजूद है वो खुद भी इजराइल का नहीं है, वो पूरा फलस्तीन का हिस्सा है और फलस्तीन की ज़मीन को इजराइल को छोड़ना होगा। तो इतना क्लियर कट नज़रिया ईरान का है। बहरहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में और इससे इजराइल को कितना बड़ा झटका लगा है, इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।